सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग को 4 दिन गुजर चुके हैं और फिलहाल इसके खात्मे का कोई फौरी इम्कान नजर नहीं आ रहा। ना अमरीकी इत्तेहाद अपने ऐलान करदा मकासद हासिल कर सका है और ना ही ईरान ने मुज़ाकरात की किसी पेशकश को कबूल किया है। अगरचे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा जंग के अहदाफ में रजीम चेंज शामिल नहीं, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरानी अवाम खुद ऐसा कोई कदम उठाएं तो वाशिंगटन उसे खुशाइन समझेगा। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ सख्त तरीन हमले अभी बाकी हैं। इस बयानबाजी के बीच रूस ने वार्न किया है कि अगर रजीम चेंज का ख्याल तर्क ना किया गया तो दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकती है। सवाल यह है कि क्या खित्ता एक वसी तर तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? अब अगर वहाँ जानी नुकसान की बात करें तो ईरान और लबनान में हलाकतों की तादाद 600 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि अमरीका ने अपने 6 फौजियों की हलाकत की अब तक तस्दीक कर दी है। आज ईरानी हमलों के नतीजे में रियाद में अमरीकी सिफारत खाना भी मुतासर हुआ, जबकि खलीजी ममालिक में एनर्जी स्ट्रक्चर्स भी ईरान के निशाने पर हैं, जिसके बायस आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने अपनी 2 तनसीबात मुतासर होने के बाद LNG की पैदावार पहले ही मुअत्तल कर दी है। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश आलमी मईशत को एक नए बहरान की तरफ धकेल देगी? देखना यह भी है कि कौन से सिफारती रास्ते अब भी खुले हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, ज़मीर अकरम साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। ज़मीर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। क्या अमेरिका आपके ख्याल में रजीम चेंज के बगैर आमादा होगा जंगबंदी पर? और ये जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि हमारा रजीम चेंज टारगेट नहीं है, तो क्या ये कितना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रजीम चेंज सिर्फ किसी मुल्क के सरबराह को कत्ल करने से मुमकिन नहीं हो सकता है। और इस तरह से हमने देखा कि अयतुल्लाह ख़मेनी की असैसिनेशन के बावजूद ईरान की हुकूमत जो है वो इस जंग में शामिल है और इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है और उन्होंने जवाबी हमले भी किए हैं। तो मेरे ख्याल में रजीम चेंज जब तक अगर आप जाके अपने फ़ौज को उस मुल्क में भेजें और उसके बावजूद भी जो पिछले हमने देखा है अमेरिका के जो भी उन्होंने कोशिशें की हैं इस तरह की, अफ़गानिस्तान में देखा है हमने, इराक़ में देखा, दूसरी ममालिक में देखा कि वो जंग चलती तो है काफ़ी कब 10 साल 20 साल, लेकिन आखिर में नतीजा जो है वो अमेरिका के हक़ में नहीं निकलता। तो जब तक एक किसी मुल्क के लोग ना चाहें तो वो नतीजा अमेरिका के हक़ में नहीं होगा। तो ये ईरान का भी यही मसला है। तो अब यह है कि ये बमबारी करने से, हवाई जहाज़ से या मिसाइल से टारगेट करना ईरान को, उससे रजीम चेंज तो नहीं आएगा। आप लोगों को मार सकते हैं, लेकिन और लीडर्स आगे आएंगे और ईरान ने पहले ही मंसूबा बनाया हुआ है कि अगर कोई कि उनके सरबराह कत्ल हो जाए तो उनकी जगह को और लीडर्स आएंगे। एक तो ये बात है। मार्को रूबियो साहब का कहना है कि जी हमारा मौक़िफ़ रजीम चेंज नहीं था, तो फिर उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि फिर उनका असल मौक़िफ़ क्या है। और यही बात आजकल अमेरिका में, अमेरिकी मीडिया में, कांग्रेस में और दूसरी दीगर जगहों से यही सवाल उठ रहा है कि आखिर आपने ये जंग क्यों शुरू की। और मैं अभी पढ़ रहा था कि जो अमेरिका की कांग्रेस के एक लीडर ने ये बयान दिया कि जी हमें इस जंग में शामिल होना पड़ा क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया। तो ये मेरे नज़र में तो ये कोई
जवाज़ नहीं बनता आपको किसी जंग में शामिल होना, सिंपली बिकॉज इसराइल आपको नाक से खींच के वहाँ लेके जा रहा है जंग में। तो अमेरिका को अपने मफाद के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जिस सतह तक और जिस पावरफुल लॉबी है, इजरायली लॉबी जिसको कहते हैं अमेरिका में, वो इतनी ताकतवर है कि अमेरिका के कोई भी सरबरा सियासतदान उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं ओके। है, इसराइल के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सो आपके ख्याल में अब तक 3-4 रोज़ा जो जंग है ना वो रजीम चेंज कर सकती है, और ना जिस तरह की जंग है इस तरह से रजीम चेंज हो सकता है। और जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है इस पर मैं ज़रा और भी मज़ीद बात करना चाहूँगा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ज़रा आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अभी सख्त तरीन हमले होना बाकी हैं, इससे क्या वो इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं? क्योंकि मिलिट्री और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको तो टारगेट पहले ही किया जा चुका है, उनको तो वो हिट कर चुके हैं। सो अब मज़ीद क्या आपके ख्याल में वो कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पहले पॉलिटिकल अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो दैट वाज रजीम चेंज, जिसमें ये फेल हो गए हैं। बाकी इसके बाद मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, और जिसमें वो अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बात की है कि मिसाइल्स की बात की है, उन्होंने कहा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात की है, प्रॉक्सीज की बात की है, उनके नेवल कैपेबिलिटी की बात की है, उनका हम इसको टारगेट का, यही मार्को रूबियो ने भी कहा हम इस पर कर रहे हैं। वो चाहते ये हैं, सिंस वो इस पर कामयाब नहीं हुए हैं तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से इन पे एक सस्टेन्ड एयर कैंपेन चलाई जाए कि दे वांट टू एरोड द कैपेबिलिटी, जो कम्बैट कैपेबिलिटी से इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, तो ताकि वो एक थ्रेट भी ना रहे। और इसराइल के जो अल्टीमेट ख्वाहिश तो यही है ना कि दे वर नॉट थ्रेटनिंग अमेरिका, बेसिकली इसराइल के लिए एक थ्रेट था। तो मेरे ख्याल में तो वो उस चीज में नहीं है। द ओनली थिंग है कि वो कैंपेन इनके सस्टेन और चलेगी, लेकिन जो मैं समझता हूँ ईरान अपने कार्ड बड़े होशियारी के साथ खेल रहा है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हमने देखी है रीजन में, और देखें कि ईरान हैज इंक्रीज द कॉस्ट नॉट ओनली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल के लिए भी, गल्फ कंट्रीज के लिए भी, और ऐसा प्रेशर डेवलप हुआ है कि इससे वो वार को शॉर्टन भी कर सकते हैं। और फिर इतना प्रेशर बिल्ड होगा कि जो ये गल्फ कंट्रीज है वो अमेरिका से कहेंगे भाई अब सेटल करें चीजें। अभी देखें ना, लेबनान भी है, साइप्रस को आपने हिट कर दिया है, सो वाइडर कन्फ्लिक्ट हुआ है, और जिस तरीके से इम्प्लीकेशन गल्फ कंट्रीज के लिए है तो वो बड़े सीरियस है। और यूएई को देख लें, जो इनके साथ हुआ है, दुबई सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो दुनिया भर के अभी बता रहे हैं 9 लाख के करीब सीट्स अगर जहाजों के काउंट किया जाए, इतने वो वहां नुकसान हुआ है। इतिहाद, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, बड़े एयरपोर्ट्स और बीचेस, दो नुकसान, और ट्रेड का भी नुकसान सारा। फिर इसी तरह बाकी अरब कंट्रीज पे है, अगर आपने मनामा में हिट किया, होटल्स पे हिट हुआ है। सो जो कंसेप्ट था, जो एक तो बहुत सारे नुकसान हुए हैं। सो मेरे ख्याल में वो है। एट द सेम टाइम मैं एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल लिखा द न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने लिखा कि 1953 में इट वाज CIA जिन्होंने ओवरथ्रो किया डॉक्टर मुसद्दक की गवर्नमेंट को, और उसको दैट वाज ऑपरेशन एजेक्स, और वो उसमें MI6 भी शामिल थी। और कहते हैं उस वक्त वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसमें भी CIA इंस्ट्रूमेंटल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त इनको ये पता नहीं था, they were planting seeds of a radical government which was to be follow, और जो स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिकन साबित हुई, जो ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की शक्ल में बाद में आई। तो मेरा ख्याल में ईरान ने अपनी कमजोरी कोई नहीं दिखाई है, अपना आप को उन्होंने मजबूती से रखा है, लेकिन प्रेशर जिस तरीके से बिल्ड, अभी एक और भी है, देखें कि अभी तो ये लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मिसाइल से अभी तक तो डिस्प्ले नहीं किए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेपन इनके पास है वो ड्रोन्स हैं, और दे आर इन थाउजेंड्स। और ड्रोन जो शाहिद 136 है, जिसको वो यूज करते हैं एज ए मिसाइल के तौर पे, और इसका इतना खौफ है, आप देखें जब किसी जगह पे जाता है इट बज़ अराउंड, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और इसकी इतनी देखें पॉपुलर है शाहिद 136, रशिया ने इनसे लिया है, और अमेरिकन ने एक इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको बनाया है, लोकस नाम के साथ बनाया है। सो इनकी कैपेबिलिटीज अभी भी सारी इंटैक्ट है, रजीम चेंज नहीं हो सकती है। देखें सारे अभी एक सेटअप ऑलरेडी बन चुका है, और उस में इवन अगर कोई रिप्लेस भी करता है, देखें ही विल बी द हार्ड लाइनर, और वो बहुत सख्त होगा, और ही विल परस्यू द न्यूक्लियर एम्बिशंस जो ईरान के होंगे। ओके,
अहमद साहब, आपके ख्याल में एक तो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट पर भी कमेंट कीजिएगा, और ये जो आफ्टर सीइंग दिस 4-day वॉर आपने क्या इम्प्रेशन लिया है कि अभी तक की जो ईरान की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह ब्रिगेड साहब भी बात कर रहे हैं कि वो कार्ड्स अपने बहुत बेहतर तरीके से खेल रहा है, सो जो वाकई इस वक्त एक हम सिनेरियो देख रहे हैं मिडल ईस्ट में कि चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, इकोनॉमिक लॉस हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री का बंद होना हो, एयर स्पेस शट होना हो, चाहे वो आप देखें कि डिप्लोमेटिकली एक प्रेशर बिल्डअप होना हो, सो आपके ख्याल में ओवरऑल 4 दिन में इस वक्त तक ईरान ने या अमेरिका इजराइल ने क्या हासिल किया है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, दो चीज़ें हैं। अमेरिका की हमेशा से, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी हमेशा से जब वो वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करते हैं तो गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी पॉलिसी के साथ करते हैं। जैसे राइजिंग लाइन 1 के दौरान जेडी वेंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप वेंट ऑल एग्रेसिव कि हमें अटैक करना चाहिए। उसी तरह अब भी आप देख रहे हैं कि जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है उसके बाद आपको वाजे हो जाता है कि अमेरिकन जो हैं इस वक्त ईरान वाली जंग को लेके पॉलिटिकली बैकफुट के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप ऑल्दो वो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो है वो बैकफुट के ऊपर जो है पैसिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। उसकी वजह क्या है? देखें, एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो, जेडी वेंस या नेतन्याहू ये हैं पॉलिटिशियंस, और बहुत सारी पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं जो कि इनको जिसको मरूज़ खातर रखना होता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके का जो अमेरिका फर्स्टर्स और जो जिस तरह से ये आए थे ये कहकर कि मैं मिडल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, उसके बाद से जो पॉपुलर ओपिनियन है इस वक्त अमेरिका में वो ईरान के ऊपर हमला करने के अगेंस्ट है, आगे खिलाफ है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। दूसरी बात जो आपने मार्को रूबियो की कही कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की हमें ये ज़रूरत है कि रिजीम चेंज जो है वो ऑब्जेक्टिव अमेरिका का नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव इसराइल का था। अमेरिका को पुश किया गया थ्रू एपैक, जो लॉबिंग फर्म्स हैं इनकी लॉबिंग बॉडी है अमेरिका के अंदर, कि वो इसराइल को अमेरिका रिलक्टेंटली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ। अमेरिका ने इनको इसराइल के साथ कमिट ये किया कि ठीक है हम आपको, आपने देखा कि जब सुप्रीम लीडर की शहादत हुई उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये बाकायदा तौर के ऊपर आर्टिकल छपे कि अमेरिका ने तो सिर्फ इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी, हमला तो इसराइल ने किया था। सो उन्होंने अपने आप को वॉश आउट करने की कोशिश की, अपने इस ब्लेम को। अमेरिका को पुश किया गया इस वॉर के अंदर, और यहां पे आपको नजर आ रहा है कि वो इसराइल की तरफ से, और आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सक रहे। सो इस वक्त इस जंग के अंदर जो 3 जो स्टेक होल्डर्स हैं या 3 एक्टर्स जो हैं इस जंग में, ईरान, अमेरिका और इसराइल, इसमें ईरान और अमेरिका दोनों की इस वक्त ये कोशिश है कि अमेरिका चाहता है कि जंग लंबी ना खींचे। आपने देखा वो प्रेशराइज्ड है, उन्होंने कहा जी ईरान इतने मिसाइल्स बना रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ईरान क्योंकि उनकी सुप्रीम लीडर की शहादत हो चुकी है, तो ईरान के हक में भी फेवरेबल यही है कि थोड़े अरसे के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, एक स्ट्रेटेजिक पॉज आ जाए कंसोलिडेट करने के लिए अपनी जो नई लीडरशिप है उसके पास। तीसरा जो एलिमेंट है वो इसराइल का, नेतन्याहू का है। वो चाहता है कि जंग लंबी चलती रहे ताकि अमेरिका इंगेज रहे मिडल ईस्ट के अंदर और नेतन्याहू इक्तदार में रहे, क्योंकि आज अगर थोड़ा सा अमन आ जाता है, नेतन्याहू का आपसे चंद हफ्ते पहले बयान आया है कि हमें बहुत जंगों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा मेरे पे जो केसेस हैं इसराइली जुडिशरी में उनको खत्म किया जाए वरना हम इसराइल डिवाइड हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं इन लीडर्स की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मिडल ईस्ट के अंदर जो टर्मोइल है उसके लिए। ओके, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा होगा। F-15 चाहे वो ये कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए गिर गए, लेकिन बहरहाल डैमेज हुआ है, इसी वॉर के अंदर हुआ है, और टेक्निकली इनसे गिरे या उसके गिरे, इसी वॉर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये गिराए किसने नहीं गिराया, इस बहस से हट के फिर बॉडी बैग्स जा रहे, कॉफिन जा रहे हैं वहाँ पर अमेरिकन के लिए, एक वो भी ज़ाहिर चैलेंज बना होगा। ठीक है कि वो नंबर कम होता है, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर वो प्रेशर, क्योंकि अमेरिका ने पिछली कई दिहाइयों से ये खेल खेला हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़, अभी जो ब्रिगेड साहब बात कर रहे थे, ये जब भी कहीं रजीम चेंज करते हैं या गवर्नमेंट्स को टॉपल करते हैं, सो मुझे लगता है कि ये बाय डिज़ाइन इनको पता होता है कि ये क्या, कौन सा बीज बो रहे हैं। अब तो बिल्कुल किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये अपने जिस रीजन में भी जाते हैं वहाँ उनके एक मकासद होते हैं, और दोनों सूरतों में चाहे जंग करें या रजीम चेंज करें, ये अपने टारगेट्स हासिल करते हैं समहाउ। जैसे कि हुकूमतें गिरा के एक्सट्रीमिस्ट लोगों को लाना, एक्सट्रीमिस्ट हर कई जगहों पे वो एक्सट्रीमिस्ट को आगे लेके आए, सिर्फ ये ईरान का मसला नहीं है। या एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। मुझे ये बताएं ज़मीर अकरम साहब, ये जो रूस की जानिब से रजीम चेंज की कोशिशें करने पर एक आलमी जंग का इंतबाह दिया जा रहा है, वॉर्न किया जाता है, ये कितना इम्पॉर्टेंट मामला है जो रूस इंटिमेट कर रहा है? क्योंकि अभी तक तो हम इसको रीजनल वॉर कह रहे हैं ना, लेकिन अगर रूस समझता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, सो ये कितना इम्पॉर्टेंट है आपके नज़दीक? रूस और चीन के लिए ईरान की सालमियत बहुत अहम है, और वो नहीं चाहते कि ईरान में ना रजीम चेंज हो या ईरान को किसी तरह से ऐसा नुकसान पहुंचे कि ईरान की जो भी एसेट्स हैं, ऑयल है, उसको कोई और आके कंट्रोल करे। तो इन्होंने एक रेड लाइन मेरे ख्याल से इंडिकेट की है प्रेसिडेंट पुतिन ने, कि अगर आप इस तरह से ईरान के खिलाफ हमले करते रहे तो ये हमें इसमें कूदना पड़ेगा, मतलब रूस को इसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी इस सूरत हाल में। और अगर रूस इसमें आएगा तो फिर जाहिर है कि इसमें चीन ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। तो इसमें इसकी वजह से जो तीन बड़े आलमी ताकतें हैं, इनमें डायरेक्ट कशीदगी होने का ख़तरा है। तो मेरे ख्याल है पुतिन साहब का कहने का ये मकसद है कि ये वार्न कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप पीछे हट जाएं और इस जंग को ख़त्म करें, नहीं तो आपका भी नुकसान है और दूसरी ना सिर्फ इस खत्ते का नुकसान है लेकिन आलमी तौर पर नुकसान है। क्योंकि देखें, वो ईरान की तरफ से हॉर्मूज, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया या धमकी दी गई है कि वो ऑलरेडी तेल की दुनिया में प्राइसेस बढ़ गई हैं, तेल की किल्लत शुरू हो जाएगी, इससे सारी आलमी दुनिया में असर होगा इसका। दूसरी चीज़, उन्होंने सऊदी अरेबिया की अरामको की जो अमेरिकन सऊदी ऑयल कंपनी है, उनके ऑयल फील्ड्स को उन्होंने हिट किया है और काफ़ी उनका नुकसान वहाँ हुआ है। उससे भी सऊदी तेल जो है दुनिया की मंडियों में कम हो जाएगा। इसके अलावा जो इस खित्ते में जो गल्फ़ की जो ममालिक हैं, उनके जैसे एयरपोर्ट के बारे में जिक्र हुआ, वो एक असर है। दूसरी चीज़ों, बहरीन के भी ऑयल के एसेट्स को हिट किया गया है, अमेरिकन टारगेट बेसिस को हिट किया गया है। सो ये सारा मिला के एक इस किस्म की सूरत हाल बन रही है जो इस खित्ते पर फिर महदूद नहीं रहेगी और ये फैल रही है, और यही मेरा ख्याल है। लेकिन ये जो आप ज़मीर साहब बात कर रहे हैं कि रशिया इंटिमेट कर रहा है, वार्न कर रहा है, और चाइना जो है वो फिर पीछे नहीं रहेगा, वो भी आगे आएगा। हम अगर चाइना का मॉडल देखें, वो अपने इकोनॉमिक मसल पे ज़्यादा बिलीव करता है, रिलायंस होता है उसका, और वो एक और तरीके से जो है वो अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है या सेकंड इमर्जिंग बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या रशिया, तो हमने देखा यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व हुआ, क्या चाइना भी किसी हद तक जा सकता है? अगर इसी तरह एक महीने का वॉर्न करके ट्रंप साहब जो है वो कहते रहे कि मैं ईरान पर अटैक करता रहूंगा, तो चाइना भी प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना प्रैक्टिकली अपनी फौज भेजेगा। उसकी पॉलिसी ये कभी भी नहीं रही और वो नहीं भेजेगा। तो फिर क्या होगा? चीन ईरान की मदद करेगा, उनको असलाह देगा, उनको माली मदद करेगा और उनको डिप्लोमेटिक लेवल पर उनकी मदद करेगा। सबसे अहम चीज़ ईरान के लिए होगी कि उन्हें चीन का असला मिलेगा। और हमने देखा है कि अभी हमने अपनी हमारी जो जंग थी हिंदुस्तान के साथ, उसमें देखा है हमने कि चीन के जो हथियार हैं, जो उनके मिसाइल्स हैं और दूसरी जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो नेक्स्ट टू नन है। मतलब अभी वो अमेरिका से भी आप कह दें कि किसी हद तक बेहतर भी हैं। तो ये बहुत अहम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू से दिस फॉर मी, लेकिन बहरहाल बहुत इफेक्टिव है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। सो इफेक्टिवनेस ऑफ दीज वेपन्स जो है ना, उससे ईरान की काबिलियत को और मजबूत होगी। ईरान की काबिलियत। तो आपके ख्याल में वो टेक्निकल, फाइनेंशियल और मिलिटरीली वैसे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कोई सपोर्ट, लेकिन वेपन देगा, सप्लाई देगा, सपोर्ट देगा सारे? बूट्स ऑन द ग्राउंड तो कोई भी बड़ी ताकत नहीं भेजेगी। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा, वेपन भी देगा, उनके डिफेंस के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो उनकी सपोर्ट देगा ताकि वो इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर सके। लेकिन रशिया को भी आप इसी तरह देखते, रशिया भी इसी तरह हेल्प करेगा? बिल्कुल।
देखिए, रशिया और ईरान की तो पुरानी एक ताउन चलता रहा है। ईरान ने बल्कि रशिया को कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स दिए हैं उनकी यूक्रेन की जंग में, तो बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक और मुल्क है जिसका जिक्र आजकल इतना नहीं हो रहा, लेकिन उनके भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और वो है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी ईरान की मदद होगी। हाँ, तो इसका और मतलब नॉर्थ ये है कि कोरिया जो के पास भी लेकिन मतलब इसका ये है कि जो अमेरिका आया है इजराइल की हेल्प करने के लिए, या नेटो की फॉर्म में जिस तरह वेस्ट आता है, यहाँ से आपको ऐसा कोई मॉडल डिफेंस में भी नहीं मिलेगा। ब्रिगेड साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन, आप ज़रा इस पर अपनी राय दें कि कैसे चाइना और रशिया जो है वो इस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। जी हाँ, देखें कि वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड है स्प्लिट इनटू थ्री, मल्टीपोलर वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं। रशिया है, चाइना है और यूनाइटेड स्टेट्स है, और हर एक का अपने डिफरेंट डिजाइन है। आप देख लें कि जो रशिया है ऑलरेडी वो इंटेंगल है, फंसा हुआ है क्वेकमेर में, यूक्रेन के उसमें मसले में फंसा हुआ है। फिर इसके अलावा देखें कि अमेरिका, आपने देखा रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि वो उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, मेक्सिको की बात की, कनाडा की बात की, क्यूबा को थ्रेट किया कि हम इधर आएंगे, और इसके बाद ईरान पे उन्होंने बातचीत की, उसके बाद वो ड्रामा किया और सारे आके उन्होंने इस पर इन्वेजन में हिस्सा बने। सिमिलरली चाइनीज का भी बड़ा डिफरेंट अप्रोच है। अभी देखिए, साउथ चाइना सी इज हाईली मिलिटराइज है, चाइनीज के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां चाइना का प्रेजेंस है। लेकिन चाइना इज यूजिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया की मेरे ख्याल में 90% कंट्री दे आर पार्ट ऑफ BRI, तो वो इसको यूज कर रहा है। सो देखें कि हर एक का अपना इंटरेस्ट है इसमें, बट रशिया और चाइना विल नेवर बी पार्ट ऑफ एनी, कोई किसी कैंपेन में फिजिकली हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन रिसेंट पास में इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स थाउजेंड्स ऑफ टन्स का कार्गो जो था दैट वाज डिलीवर्ड टू ईरान, और स्पेशली जो आपकी इतलात हैं विच आर नॉट कंफर्म बट से कि DF जो सीरीज के जो मिसाइल्स हैं दे आर वैसे मैसिव, इसकी उनकी इम्प्लीकेशन है, वो डिलीवर हो चुके हैं। और फिर रशिया की तरफ से S-300 पहले था, अब इतलात है कि S-400 भी दिया गया। सो अब लाइकली इतलात भी हैं, जो 3 F-15 गिरे थे कुवैत के ऊपर, तो वो इन्होंने गिराए थे। सो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो बिहाइंड द सीन दे विल सपोर्ट, फिजिकली नहीं आएंगे। सीरिया के हमारे सामने मिसाल है कि सीरिया में जब बशर अल असद की हुकूमत टॉपर हो रही थी, तो वही उधर वहां उनका अपना बेस था, रशिया का अभी भी है। दे नेवर रिएक्टेड, उनको पता था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो देखे, हर एक की अपनी हेजमोनिक डिजाइन से, तो उसको लेकिन ब्रिगेड साहब, हमें वेस्टर्न मॉडल में ये नजर आया ना कि जब उनके मफादात को जिक्र पहुंचती है या व्हेन दे आर इन ट्रबल सो दे फाइट टुगेदर। और यहाँ पर जो इस वक्त एक इम्प्रेशन है कि चाइना जो है वो जो उसकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हों, मिडल ईस्ट हो, जो कंट्रीज़ हैं, इनको जिस तरह से भी उनके साथ अब इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन वो प्रैक्टिकली किसी को भी फ्रंट फुट पे आकर जो है वो सपोर्ट नहीं देगा। टेक्निकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल से हम सब बात कर रहे हैं वही करेगा, वो अपने उसी मॉडल पे रहेगा। आपका ये ख्याल है अहमद साहब, ये 45% जो उसका एनर्जी का रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू है चाइना का, वेनेजुएला की एक्टिविटी होना, वहाँ से कट लगवाना चाइना की सपोर्ट को, फिर ईरान जहाँ से उसका बहुत बड़ा रिलायंस है, उसका सबसे बड़ा ऑयल का बायर वही है चाइना, फिर ये उसका रूट है। सो इस तमाम सिनेरियो के अंदर चाइना आपके ख्याल में कैसे रोल प्ले करेगा, और रशिया भी? जी देखें, रशिया का आप अगर ये जो बात सारी यहाँ पे चल रही है कि लास्ट राइजिंग लाइन 1 के बाद व्लादिमीर पुतिन के एडवाइज़र हैं अलेक्जेंडर ड्यूगिन, उन्होंने ये बात कही कि हम रशिया ने ईरान को ऑफर किया कि वो ईरान के साथ मिलकर एक डिफेंस पैक्ट करना चाहते हैं जिससे ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस होंगी। लेकिन ईरान के फॉरेन ऑफिस ने उस वक्त जो पॉलिसी टोकी वो ये थी कि हम एक हद से ज़्यादा जो हमारे एनिमीज़ हैं हम उनको प्रोवोक नहीं करना चाहते रशिया के साथ प्रॉक्सिमिटी में आके। तो ईरान अपने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ चल रहा था, ये ड्यूगिन के अल्फाज हैं। उसके बाद फिर जब रशिया के ऊपर प्रेशर आया कि अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है मिडल ईस्ट में, ईरान के ऊपर हमला करने की बात कर रहे, तो आप ईरान की मदद को क्यों नहीं जा रहे, तो ड्यूगिन ने फिर उसके ऊपर बयान दिया कि वी कैन नॉट फाइट योर वॉर, वी कैन हेल्प यू फाइट योर वॉर। ठीक है, तो ये जो क्लैरिटी है कि कौन सा मुल्क किस हद तक इन्वॉल्व होगा ईरान के साथ या मिडल ईस्ट के अंदर, वो डिपेंड करता है कि ईरान की लीडरशिप क्या डिसीजन लेती है। नंबर 2, जो रशिया है उसका डेफिनेटली इंटरेस्ट ये होगा कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के सहराव के अंदर बॉग डाउन करे।
ताकि उनका जो यूक्रेन वाला प्रॉब्लम है वो उसमें उनको उसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होगा। तो रशिया की तो ये ख्वाहिश है, लेकिन क्या अमेरिका इसमें अपने आप को बॉग डाउन करेगा? आई डाउट इट। जिस तरह की अभी रीसेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं पिछले 24 घंटों के अंदर अमेरिकन की तरफ से, आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने खुद F-15 वाली बात की, एक इंडस्ट्रियल अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी सबको इफेक्ट करती है, उसके लिए कितने बुरे ऑप्टिक्स हैं कि उनका ये जहाज इस तरीके से गिर जाए, जिस भी वजह से गिरा हो ये तो इरेलेवेंट, लेकिन उनके लिए कितनी प्रॉब्लमैटिक है। सो आई थिंक अमेरिका अपने आप को इसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और अमेरिका की ऑलरेडी जो है वो कोशिश शुरू हो चुकी है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना अब से तकरीबन 50 साल पहले जितना रिस्ट्रिक्टिवली अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा था, चाइना भी उसी तरीके से चल रहा है। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में बाकायदा किताबें लिखी गई थी कि अमेरिका कब वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर होगा और वर्ल्ड इस तरह से, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टिव फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा था। तो आई डोंट थिंक कि चाइना प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उस तरीके से वो ओपनली आके ईरान की सपोर्ट करेगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन जो उनकी टेक्निकल सपोर्ट है, जो उनके वेपन सिस्टम्स, और वो भी उनका अपना इंटरेस्ट है अपनी वेपन इंडस्ट्री को अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री से बेहतर दिखाने के लिए, वो विनिंग हॉर्स के ऊपर, दुनिया का असूल है जंग के दौरान जो जीतने वाला घोड़ा होता है उसी को सपोर्ट किया जाता है। ये डिपेंड करेगा अगले 72 आवर्स के अंदर, अगले एक हफ्ते के अंदर ईरान किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके चलता है, ये डिसाइड करेगा कि ईरान को कौन कौन सा मुल्क किस हद तक सपोर्ट करे। क्योंकि हमारी वॉर के अंदर भी रशियन और फ्रेंच टेक्नोलॉजी को जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक जो है वो टफ टाइम दिया है, डिफीट किया है। वो तो हमारी खैर एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्म फोर्सेस बड़ी ग्रेसफुल तरीके से ये कहते हैं कि वॉर में जो है वो ज़ाहिर वो टेक्नोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वॉर में जब आप जाते हैं तो फिर आपका एक जज्बा या आपकी ट्रेनिंग या आपकी एक्सपर्टीज़ काम आती हैं, लेकिन बहरहाल उसको डिनाई नहीं किया जाता। लेकिन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का चर्चा तो बहरहाल पाकिस्तान की वॉर के बाद पूरी दुनिया में हुआ, और ये आप कह रहे हैं कि ईरान के अंदर भी उसका डिस्प्ले जो है, आप सबका कंसेंसस है कि वो उस पर नज़र आएगा। ईरान के लिए आपके ख्याल में एम्बेसडर साहब कितना आसान होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंप्लीटली क्लोज रखना? क्विकली ज़रा, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं चाहता हूँ तीनों से इस पर थोड़ा थोड़ा कमेंट करवा लें। जी नहीं, आसान तो नहीं होगा, और अमेरिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि उसकी ईरान की काबिलियत को ठेस पहुंचे, उनको नुकसान पहुंचे और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जो डैमेज है वो ऑलरेडी हो चुका है और मज़ीद होने का इम्कान है, और इतनी आसानी से ईरान जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए आमादा नहीं होगा। तो वो लास्ट मिनट तक उस पर कोशिश उनकी जारी रहेगी। तो ये एक मसला है जो इस जंग को और पेचीदा बना रहा है। ओके जी, ब्रिगेड साहब योर टेक ऑन। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, न सिर्फ देखे कि दुनिया के लिए है, बल्कि जो ममालिक है, सऊदी अरब है, LNG उन्होंने अपना अरामको का जो रिफाइनरी उसको बंद कर दिया है, LNG उन्होंने बंद कर दी है, कतर ने बंद कर दी है, और देखे इराक का भी यही यूज करता था, बाकी यूएई वाले भी इसी को यूज करते थे, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो मेरे ख्याल में देखे अमेरिका ने अब रिसेंटली वहां पे कुछ एक्टिविटीज की हैं, कुछ जहाज शिप्स उनके सिंक किए हैं। सो दे हैव द कैपेबिलिटीज, क्योंकि उनके ऑलरेडी प्लानिंग में शामिल होगा, उनके पास माइन स्वीपर्स भी होंगे। सो अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद आप देखेंगे दे विल बी फोकस इस एरिया पे भी करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि उनको पता है ओवरऑल देखें इंटरनेशनल इकोनॉमी में, स्टॉक एक्सचेंज में आप देख लें, इवन इट विल अंडरमाइन द यूएस इकोनॉमी। सो इट विल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा। जी अहमद साहब। जी देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है वो बारगेनिंग चिप है ईरान के लिए, लेकिन एस्केलेशन की नहीं है, डी एस्केलेशन की है। क्योंकि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि सिर्फ अमेरिका के या ईरान के दुश्मनों के इंटरेस्ट डैमेज नहीं होंगे, ग्लोबल इकोनॉमी को जो है इस पर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, और उसमें जो ईरान के करीब तरीन एलाइज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। सो ये ईरान के लिए एक डिप्लोमेटिक चिप है कि जब ईरान एक हद तक एस्केलेट करे और अपने अटैक्स लॉन्च करे इसराइल और अमेरिका की एसेट्स के ऊपर, तो उसके बाद जंग को रुकवाने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके डिप्लोमेसी को एक रास्ता दे सकता है, लेकिन एस्केलेशन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ शायद इस्तेमाल ना करे। ओके राइट, थैंक यू सो मच अहमद हसन अल अरबी, ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान, ज़मीर अकरम साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि ये इतना आसान भी नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाले मामले को भी ईरान के लिए बहुत ज़्यादा सस्टेन करना, लेकिन वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इसको
यूज़ कर सकता है आगे जाके। और जाहिर है जो जिस डिज़ाइन से अमेरिका ने प्लान किया था या इसराइल ने प्लान किया था, ईरान ने भी अपने रेजिस्टेंस के ज़रिए पूरे रीजन को जो है वो उसकी लपेट में ले लिया है। तो अपने लिए वो फॉरेन पॉलिसी का रास्ता जो है वो बना रहा है, प्रेशर बिल्डअप कर रहा है मिडल ईस्ट में अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। भारत की सियासत में एक नया महाज खुल गया है और इस बार हदफ है खारजा पॉलिसी। सोनिया गांधी ने इल्जाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने अपनी सिफारती खुदमुख्तारी को इसराइल के हक में कुर्बान कर दिया है और एक दरीना शराकतदार ईरान को नजरअंदाज किया है। द इंडियन एक्सप्रेस में शाया अपने मजमून में सोनिया गांधी का कहना है कि भारत की खारजा पॉलिसी हमेशा इसराइल और ईरान के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखती रही, लेकिन अब ये तवाज़ुन सियासी नुमाइश और यकतरफा झुकाव की नज़र हो चुका है। इस हवाले से मवाजना करते हुए उन्होंने निशानदही की कि बतौर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय रहनुमा थे, मगर उसके बरक्स ईरान के साथ इस सतह की सिफारती हम आहंगी नहीं दिखाई गई, जो दिहाइयों पर मुहित मोहतात तवाज़ुन को तोड़ने के मुतरादिफ है। मिस गांधी का मौक़िफ़ है कि ईरान ने माजी में भारत के स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, चाहे वो OIC में कश्मीर के मामले पर दबाव को रोकना हो या चाबहार और ज़ाहदान जैसे अहम स्ट्रेटेजिक मकामात पर तावन। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस तारीखी शराकतदारी को पसे पुश डाल दिया है। उनके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत पर नई दिल्ली का मुबहम और मोहताद रद्द-ए-अमल दरअसल एक आज़ाद खारजा पॉलिसी से दस्तबरदारी का इशारा है, जो सोनिया गांधी के मुताबिक अखलाकी कमज़ोरी और सिफारती पसपाई के मुतरादिफ है, जिससे आलमी सतह पर भारत की साख बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।